कनाडा में लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन करार देने के बावजूद वहां इस गैंग की दहशत कम नहीं हो रही है। ताजा मामला एक कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या का है और इस घटना के तुरंत बाद पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग। इन दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। तस्वीरों में दिख रहे ये अलग अलग इलाके लॉरेंस गैंग के निशाने पर रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग। कनाडा में लॉरेंस गैंग की दहशत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में दो ताजा मामले सामने आए हैं। कारोबारी दर्शन सिंह की हत्या कर दी गई है और गायक चन्नी नट्टन के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सबसे पहले आपको कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या की तस्वीरें दिखाते हैं। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे कितने बेखौफ होकर खुलेआम ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कनाडा के अबॉट्सफोर्ड शहर की ये घटना है। सोमवार सुबह इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। 68 साल के मशहूर पंजाबी कनाडियाई कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर पहले से सड़क किनारे कार में बैठा साहसी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साहसी अपनी गाड़ी में बैठे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गईं। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक साहसी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, कारोबारी दर्शन सिंह साहसी कार में बैठते हैं, तभी दूसरी कार से एक हत्यारा निकलता है। मौका पाते ही कार के पास जाता है और गोलियां बरसाते हुए दर्शन सिंह साहसी का मर्डर कर देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद वापस कार में बैठता है और फरार हो जाता है। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े अपराधी गोल्डी ढिल्लन ने पोस्ट डालकर कहा, दर्शन सिंह चिट्टे यानी नशे का बहुत मोटा कारोबार करता था। हमने पैसा मांगा तो हमें पैसा नहीं दिया, इस कारण हमने इस घटना को अंजाम दिया है। दर्शन सिंह साहसी मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले थे और कनाडा में कपड़ों के बड़े कारोबारी थे। वो लंबे समय से कनाडा में रह रहे थे। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, उसमें कहा कि दर्शन सिंह चिट्ठे यानी कि नशे के कारोबार में थे और उनसे पैसे मांगे गए थे, लेकिन पैसे देने की बजाय उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों का नंबर ब्लॉक कर दिया, इसीलिए उनको मारा गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि दर्शन सिंह साहसी कौन थे। कनाडा में पंजाबी मूल के उद्योगपति रहे हैं। दर्शन सिंह साहसी कैनम इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे। कैनम इंटरनेशनल एक मशहूर कपड़ा रिसाइकलिंग कंपनी है। अबॉट्सफोर्ड पुलिस ने कहा कि अबॉट्सफोर्ड पुलिस की मेजर क्राइम यूनिट इस जांच को इंटीग्रेट होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप रही है, जो आगे की जानकारी साझा करेगी। घटना के दौरान पास के 3 स्कूलों को एहतियातन शेल्टर इन प्लेस प्रोटोकॉल के तहत लॉकडाउन किया गया। हालांकि किसी छात्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के तुरंत बाद लॉरेंस गैंग ने एक और वारदात को अंजाम दिया। कनाडा के मशहूर पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग की भी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट डालते हुए लिखा, सत श्री अकाल, मैं गोल्डी ढिल्लों बोल रहा हूँ। चन्नी नट्टन के घर पर हुई फायरिंग का कारण सरदार खेड़ा है। जो भी सिंगर आगे सरदार खेड़ा से नजदीकियां रखेगा, वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। चन्नी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जिस पंजाबी गायक के घर पर हमला किया गया, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। कौन है चन्नी नट्टन? कनाडा के मशहूर पंजाबी सिंगर हैं। मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक स्टाइल के लिए मशहूर है। 2017 में पहले सिंगल रूस से करियर शुरू किया। इंद्रपाल मोगा के साथ डाकू गाना गाया। दिलजीत दोसांझ के अम्ब्रेला में कोलैबोरेट किया। जब से कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी घोषित किया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में लगातार एक के बाद एक वारदात कर रहा है और पूरे कनाडा में दहशत फैलाई हुई है। अब ताज़ा मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि उन्होंने कनाडा में पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के यहाँ फायरिंग करवाई है और ये कहा है कि चन्नी नट्टन एक दूसरे पंजाबी सिंगर सरदार खेड़ा के काफ़ी करीब है। अगर ये दूर नहीं हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। आपको लॉरेंस गैंग के अपराध का इतिहास भी बताते हैं। मई 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। दिसंबर 2023 में राजपूत नेता सुखदेव गोगामोड़ी की हत्या हुई।
अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र में राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। जून 2023 में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या की गई। अप्रैल 2023 में सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई गई। सितंबर 2024 में दिल्ली में अफगानी मूल के जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की गई, जिसने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देने से इनकार किया था। अगस्त 2025 में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हमला। इसके बाद भी कई बार कपिल के कैफे पर हमला किया गया। कनाडा में आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बावजूद लॉरेंस गैंग की दहशत कम नहीं हो रही है। आए दिन लोगों के घरों के बाहर फायरिंग, लोगों की हत्याएं, बेखौफ घूम रहे लॉरेंस गैंग के गुर्गे आतंक फैला रहे हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र एटीएस ने यूएपीए के तहत पुणे के कोडवा इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए जुबैर हंगरकर नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसके तार अल-कायदा से जुड़े थे। उस पर आरोप है कि वो किसी आतंकी हमले की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसके पास से ओसामा बिन लादेन के भाषण का उर्दू ट्रांसलेशन भी हासिल किया है। इस तस्वीर को देखिए। शख्स का नाम है जुबैर हंगरकर। इसके पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन है, 15 साल से ज्यादा का अनुभव। लेकिन इस जुबैर हंगरकर नाम के शख्स को पुणे में एटीएस ने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे के कोंडवा इलाके से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत जुबैर हंगरकर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने कुछ दिन पहले यहां बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध सामान और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे। एटीएस सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी के अल-कायदा से संबंध है। जुबैर के लिंक अल-कायदा से जुड़े होने की बात सामने आई है। आतंकवाद और टेरर नेटवर्क के खिलाफ छिड़े अभियान में ये ऑपरेशन बेहद अहम माना जा रहा है। जुबैर पर आरोप है कि वो एक आतंकी हमले की योजना बना रहा था। उसके पास से ओसामा बिन लादेन के भाषण का उर्दू ट्रांसलेशन भी मिला है। साथ ही आतंकी संगठन अल-कायदा से प्रेरित मैगजीन और तस्वीरें मिली हैं। कौन था जुबैर? जुबैर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आतंकी हमले की योजना बना रहा था। उसके पास लादेन के भाषण का उर्दू ट्रांसलेशन मिला है। अल-कायदा से प्रेरित मैगजीन तस्वीरें मिली हैं। मैगजीन में AK-47 चलाना, बम बनाना सिखाया गया। पिछले महीने से पुणे एटीएस की निगरानी में रहे जुबैर हंगरकर को गिरफ्तारी के तुरंत बाद अदालत में पेश किया गया। विशेष यूएपीए अदालत ने उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे शहर के कोंडवा इलाके से गिरफ्तार किए गए आरोपी पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि जुबैर हंगरकर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था और महाराष्ट्र तथा अन्य शहरों में आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। पुलिस ने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिसरों की तलाशी के दौरान युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री मिली। यहाँ पे महाराष्ट्र एटीएस ने कार्रवाई की थी और लगभग 25 से 26 जगहों पे छापेमारी की थी। इस दौरान यही वो कोंडवा जगह है जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ कोंडवा में जिस तरीके से एटीएस ने पूरी तहकीकात की थी, उसके अंदर जो जुबैर हंगरकर नाम का एक व्यक्ति जिसके ऊपर उपा के अंतर्गत अभी कार्रवाई की गई है। उपा मतलब गैर कानूनी क्रियाकलाप प्रतिबंधक अधिनियम 1967 की ये जो धारा है, इसके अंतर्गत ये जुबैर हंगरकर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जुबैर हंगरकर जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बताया जाता है, जो ये दहशतवादी संगठन के लिए काम कर रहा था। आरोपी जुबैर हंगरकर काफी पढ़ा लिखा है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेटाबेस डेवलपमेंट का काम करता है। मूल रूप से सोलापुर का रहने वाला बताया जाता है और पुणे के कल्याणी नगर में एक सॉफ्टवेयर IT कंपनी में लाखों के पैकेज पर काम करता है। तो वहीं इस तरह की एक अन्य कार्रवाई में पुणे पुलिस ने 27 अक्टूबर को पुणे रेलवे स्टेशन पर चेन्नई एक्सप्रेस से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 9 अक्टूबर को एटीएस ने पुणे में कई ठिकानों पर छापेमारी की और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और सामग्री बरामद की, जिससे क्षेत्र में एक व्यापक आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी का संकेत मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। मुंबई एनसीबी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी दानिश मर्चेंट उर्फ
दानिश चिकना को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी की यह कार्रवाई गोवा में की गई। दानिश चिकना लंबे समय से एमडी ड्रग्स की तस्करी में सक्रिय था और मुंबई में चल रहे एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के साथ उसके गहरे संबंध बताए गए हैं। ये दानिश चिकना है। दाऊद इब्राहिम का करीबी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे गोवा से गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वो डोंगरी इलाके में ड्रग्स सिंडिकेट चला रहा है। गोवा में होने वाली ये गिरफ्तारी एनसीबी मुंबई के जरिए हुई है। इस गिरफ्तारी से दाऊद के ड्रग्स कारोबार को बड़ा झटका लगा है। पुलिस मामले में आगे की जांच में दानिश चिकना से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इससे पहले भी उसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। 2019 में एनसीबी के डोंगरी इलाके में दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई थी। उस समय जहां ड्रग्स पकड़ी गई थी वहां सब्जी की दुकान संचालित की जा रही थी। इसी दुकान की आड़ में ही पूरे कारोबार को चलाया जा रहा था। इस कार्रवाई में एनसीबी ने करीब 1.341 किलो मेफेड्रोन जब्त किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य सरगना और उसकी पत्नी भी शामिल है। मुंबई एनसीबी द्वारा की गई कार्रवाई से ये बात साफ हो गई है कि अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफियाओं के बीच की कड़ी बेहद ज़्यादा गहरी है। दानिश चिकना न सिर्फ एक सिंडिकेट का सरगना है, बल्कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का वो मोहरा है जो कथित तौर पर मुंबई समेत देश की अलग अलग जगहों पर ड्रग्स नेटवर्क को चलाता है। वहीं एनसीबी के हत्थे चढ़ने के बाद कई सिंडिकेट के राज सामने आ सकते हैं और ऐसे कई बड़े सिंडिकेट हैं जिन पर नकेल भी कसी जा सकती है। आपको बताते हैं कि ये खुलासा कैसे हुआ। दाऊद का करीबी गिरफ्तार। एनसीबी मुंबई को गुप्त सूचना मिली। ड्रग्स की सप्लाई करने की सूचना मिली। 19 सितंबर को पुणे में एक शख्स को पकड़ा गया। मुंबई में भी घर में छापेमारी की गई। सरगना और उसकी पत्नी नेटवर्क चला रहे थे। कई राज्यों में छिपते फिर रहे थे पति पत्नी। 25 अक्टूबर को गोवा के रिजॉर्ट से गिरफ्तारी हुई। दानिश चिकना जो ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन कहलाता है, उसके बारे में आपको और भी जानकारी देते हैं। आरोपी के खिलाफ कई पुराने मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपी एक आदतन ड्रग अपराधी है। 3 एनडीपीएस मामले भी उस पर दर्ज हैं। एनसीबी और राजस्थान पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई की है। मुंबई में उस पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे तड़ीपार घोषित किया हुआ है। आरोपी पर मुंबई की सीमा से बाहर रहने का आदेश था। फिलहाल मुंबई एनसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकना की गिरफ्तारी ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा भंडाफोड़ है। मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहे हैं इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। जमैका से लेकर भारत तक तूफान का कहर जारी है। कैरेबियन हरिकेन मेलिसा जमैका से टकरा चुका है और ये एक कैटेगरी 5 का हरिकेन है। यहाँ हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तो वहीं भारत में कल रात आंध्र प्रदेश के तट से चक्रवाती तूफान मोंथा भी टकरा चुका है और पूरे इलाके में बारिश और बाढ़ का खतरा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक कैरेबियन हरिकेन मेलिसा की है जो फिलहाल कैटेगरी 5 का हरिकेन बन चुका है। वो जमैका से कल रात टकरा चुका है। तो वहीं दूसरी ओर भारत के आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। तूफान मेलिसा से कैरिबियाई देश जमैका में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कैटेगरी 5 का ये तूफान मंगलवार रात जमैका के तट से टकराया। इस दौरान लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। तेज हवाओं और भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। तेज हवा से कई घरों की छत उड़ गई, साथ ही कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यूएन ने इसे सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। जमैका से पहले ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही मचा चुका है। अब ये क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। क्यूबा में 6 लाख और जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि अब हवाओं की रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ गई है, जिससे अब ये कैटेगरी 4 का तूफान बन गया है। तो वहीं भारत में भी एक चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान मोंथा के आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने के बाद आज सुबह विजयवाड़ा शहर में तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए,
भीषण चक्रवात मोन्था कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया और पड़ोसी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आगे बढ़ गया, जिसके चलते उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। विभिन्न जिलों में भूस्खलन, पेड़ों के उखड़ने और घरों के नुकसान की कई घटनाएं सामने आई हैं। आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा में मोन्था का काफी असर देखने को मिला। कई जगह सड़कें जाम हो गई, तेज हवाएं चलती रहीं, समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहीं। किसी भी मछुआरे को पानी में उतरने नहीं दिया गया। IMD के बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के तटीय क्षेत्र में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में खुर्दा, कटक, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जैसे जिले शामिल हैं। सबसे अधिक 105 मिलीमीटर बारिश मयूरभंज जिले में, इसके बाद बालासोर में 93.5 मिलीमीटर, खुर्दा में 90 मिलीमीटर और चांदबाली में 74.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। साइक्लोन मोन्था बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से से आया। अक्टूबर के आखिर में एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना, जो गर्म समुद्री पानी और नम हवा से तेजी से बढ़ा। ये डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करेगा लैंडफॉल के बाद भी, और उड़ीसा के जो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास एरिया है, इसमें होते हुए फिर छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा। जब ये उड़ीसा के पास पहुंचेगा तब ये साइक्लोन स्टॉर्म में वीक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जब पहुंचेगा ये एक डिप्रेशन में परिणत होगा। इसको देखते हुए कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो भी ज़्यादा तक इफेक्टेड होगा। धान है, नहीं तो जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है वो से भी ज़्यादा प्रभावित होगा। और जो रिवराइन एरिया है, ये गोदावरी कैचमेंट है, ये वहाँ भी ज़्यादा बारिश होने के कारण और मौसम सीजन पे भी ज़्यादा बारिश हुआ है, सो बाढ़ का स्थिति पैदा हो सकता है। तो साइक्लोन मोन्था अब आंध्र प्रदेश से टकराकर आगे बढ़ रहा है। प्रशासन ने पहले से ही इंतजाम किए हुए हैं। रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर मेडिकल टीम, हेल्प डेस्क और वॉर रूम तैनात किए हैं। आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब उम्मीद है इस तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से राहत पाने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी IIT कानपुर के पास थी। हालांकि 2 ट्रायल के बाद नोएडा के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो पाई। विशेषज्ञों ने इसके पीछे बादलों में नमी की कमी को मुख्य कारण बताया है। IIT कानपुर की टीम ने कहा कि क्लाउड सीडिंग तभी संभव है जब बादलों में पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद हो। क्लाउड सीडिंग के 7 और ट्रायल होने अभी बाकी है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 28 अक्टूबर को आखिरकार क्लाउड सीडिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कानपुर से उड़ान भरने वाले प्लेन ने दिल्ली के आसमान में कई फ्लेयर छोड़े और बादलों पर केमिकल का छिड़काव किया। ये खबर मिलते ही दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्हें लगा कि अब झमाझम बारिश के मजे लेंगे। हालांकि दिल्ली में उतनी बारिश नहीं हुई। क्लाउड सीडिंग का असर ज्यादा नहीं दिखा और नोएडा बॉर्डर के पास कुछ इलाकों में हल्की सी बूंदाबांदी हुई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस क्लाउड सीडिंग का कितना असर हुआ है। दरअसल आर्टिफिशियल बारिश के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और कुछ चीजों का छिड़काव किया जाता है। इससे बादलों में मौजूद छोटे कण बड़ी बूंदों या फिर बर्फ में तब्दील होकर भारी हो जाते हैं और वो तैरने की बजाय बारिश के तौर पर नीचे गिरने लगते हैं। इसी को क्लाउड सीडिंग या फिर कृत्रिम बारिश कहा जाता है। लेकिन दिल्ली में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इसकी कुछ प्रमुख वजहें हैं। अभी क्लाउड सीडिंग के 2 ट्रायल हुए हैं। 2 ट्रायल में नोएडा के पास हल्की बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के 7 ट्रायल और होंगे। बादलों में नमी की कमी थी, फिलहाल ट्रायल नहीं हो रहा है। बादलों में नमी आते ही फिर से ट्रायल होगा। IIT कानपुर के निदेशक डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि बादलों में नमी करीब 15% ही थी, लेकिन फिर भी हमने कुछ अच्छे तरीके से अच्छी क्लाउड सीडिंग कराई। 15 जगहों पर मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे। सीडिंग के बाद पता चला कि PM 2.5 और PM 10 में 6 से 10% कमी आई है। कम नमी के बावजूद हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो थोड़ा असर प्रदूषण पर जमीन पर दिखता है। ऐसा ही हम भविष्य में और डेटा इकट्ठा करेंगे ताकि क्लाउड सीडिंग बेहतर हो पाए। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे और जो सीडिंग के बाद इनके माध्यम से हमें पता चला कि
PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, इनकी मात्रा में 6 से 10% के बीच में कमी आई। तो इससे ये हमें पता चला कि कम मॉइस्चर होने के बाद भी अगर हम जिस मात्रा में हमने सीडिंग करी उस मात्रा में करते हैं तो थोड़ा असर ज़मीन पे भी उसका आता है। तो वहीं क्लाउड सीडिंग पर होने वाले खर्च को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे सर्दी के सीजन में क्लाउड सीडिंग पर 25 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ जंग को देखते हुए ये ज्यादा नहीं है। अगर हम पूरे विंटर सीजन में इसको बार करते हैं, जो कि लगभग 4 महीने में 10 दिन में एक बार क्लाउड कवर का एवरेज आता है, तो ये करीब 25 करोड़ के आसपास, तो 25-30 करोड़ रुपए पूरे सीज़न की कॉस्ट मेरा अंदाज है जो कि आएगी। और अगर पूरे दिल्ली का पोल्यूशन का बजट देखें तो ये उसका बहुत छोटा हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट इसमें कोई बड़ा इशू है। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हवा और जहरीली होती जा रही है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग के जरिए होने वाली बारिश को अहम माना जा रहा था, लेकिन बादलों में नमी होने के कारण फिलहाल उतना फायदा नहीं हुआ जितना का अनुमान था। उम्मीद है आगे होने वाले ट्रायलों के बाद दिल्ली NCR के लोगों को बारिश देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और क्लाउड सीडिंग पर राजनीतिक गहमागहमी भी तेज हो गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में क्लाउड सीडिंग कराई गई, लेकिन बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। ये सरकार सिर्फ नाटक कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले ही साल केंद्र सरकार ने कहा था कि ठंड के मौसम में क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं है। तो वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि क्लाउड सीडिंग का ट्रायल सफल रहा था और बारिश नहीं हुई क्योंकि बादलों में सिर्फ 15 से 20% नमी थी। आम आदमी पार्टी अपने 10 साल की नाकामयाबी छिपाने के लिए हमारे काम पर सवाल उठाती है। रेन की नौटंकी थी, ये आज सबके सामने आ गई। और केंद्र सरकार ने 2024 दिसंबर में, हमने कई बार पत्र लिखा केंद्र सरकार को, तो दिसंबर 2024 में जब हमारी सरकार का टेन्योर खत्म हो रहा था, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री ने पार्लियामेंट में अपना प्रश्न का जवाब दिया है कि हमारे निवेदन पर उन्होंने 3 संस्थाओं से साइंटिफिक एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी विद रिस्पेक्ट टू ये जो कृत्रिम वर्षा है दिल्ली में सर्दियों में करने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकती। दिल्ली में वैसे ही इस समय बारिश हो सकती है, वही होगी, कृत्रिम वर्षा नहीं होगी, और कृत्रिम वर्षा की वजह से लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, उन्होंने ये भी लिखा है। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली सरकार को दिसंबर में भेज दी। उसके बाद हमारी सरकार तो चली गई। तो जब इनके पास रिपोर्ट है कि ये वर्षा हो ही नहीं सकती है, तो ये पूरे का पूरे जो ड्रामेबाजी है, सर्कस है, क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल 100% सफल रहा। यही तो ट्रायल था कि क्या प्लेन क्लाउड सीडिंग कर पाएगा, क्या कितने % पे होगी। दिल्ली के अंदर ऐसा कोई डेटा तो नहीं है, पहले हुई नहीं है क्लाउड सीडिंग, कि कितने % मॉइस्चर में किस कंडीशन में हो सकती है, इसलिए छोटे से एरिया के ऊपर ट्रायल की जा रही है। तो पर्पस यही जानने का था कि कितने % मॉइस्चर में, जैसे कल 10 से 15% नमी थी, तो कल 10-15 से 15% नमी में किया गया, अभी दोबारा इससे ज़्यादा नमी में किया जाएगा। उसके बाद जानकारी ली जाएगी क्या 20 से 25% नमी में बरसात हो रही है, फिर उससे ज़्यादा नमी में किया जाएगा। तो ये दिल्ली के लिए जानना जरूरी है कि कितनी नमी पे बरसात हो सकती है, यही तो पर्पस है इसका, और यही इसीलिए तो इसको ट्रायल कहा जा रहा है। पावली से अगले दिन वो कह रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता कि बरसात कराओ, क्यों नहीं करा रहे, क्लाउड सीडिंग से बरसात क्यों नहीं करा रहे, जानबूझ के नहीं करा रहे, तो अब करा दिए तो करा क्यों रहे हैं। तो ये उनकी तकलीफ नहीं है, उनकी 10 साल की नाकामियां हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। उनको लगता है कि ये कामयाब कैसे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। नागपुर में पिछले 2 दिनों से कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में हो रहा है। इस आंदोलन की वजह से नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भी जाम हो गया। ये तस्वीरें नागपुर की हैं। किसान फिर सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांग है कर्ज माफी की।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बच्चू कडू का कहना है कि सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब वह अपने वादे से पीछे हट रही है। किसान देश की रीढ़ है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती तो जाम होगा, रेलवे जाम करेंगे। अभी पीएम जी हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि उत्पादन दुगना करूंगा और दाम भी दुगना करूंगा। ना दाम दुगना हो ना उत्पादन दुगना हुआ, बल्कि हमारे जो किसान है और कर्ज में ज्यादा डूबते जा रहा है, मर रहा है। यहाँ इस नेशनल हाईवे पर, ये जो नागपुर चंद्रपुर नेशनल हाईवे है, वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। दिन भर से ये सभा चल रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर अलग अलग किसान नेता भाषण दे रहे हैं। इन सबको इंतज़ार है जो दो महाराष्ट्र के राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर पंकज भोयर और एडवोकेट आशीष जायसवाल, ये दो नुमाइंदे महाराष्ट्र सरकार के अभी यहाँ पर दाखिल होंगे और किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। ये उम्मीद की जा रही है कि किसानों की जो मुख्य मांग है कर्ज माफी की, उस मांग को कहीं न कहीं सरकार मानने को तैयार है। प्रदर्शन कर रहे किसान नागपुर वर्धा रेलवे ट्रैक पर भी पहुंचे और प्रदर्शन किया। किसानों का साफ कहना है कि कर्ज को बिना किसी शर्त के पूरी तरह माफ किया जाए। इसके अलावा किसान यह भी चाहते हैं कि जिन किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है और जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, उनके साथ जबरदस्ती या कानूनी कार्रवाई न की जाए। वहीं सूखा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर उसे सख्ती से लागू किया जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। किसानों का कहना है कि लगातार सूखा, बढ़ती लागत और उपज के कम दाम के कारण वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में कर्ज का बोझ उनके लिए और भी भारी हो गया है। लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन में उतरे किसानों का आरोप है कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद सरकार सूखाग्रस्त किसानों को पर्याप्त राहत देने में विफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर, यूपी के मुजफ्फरनगर से एक जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस ने शादाब और तालिब नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने धर्मांतरण की शिकार युवती को उसके घर वालों के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। शादाब और तालिब मुजफ्फरनगर की इस युवती को बेलाब फुसलाकर पहले वडोदरा ले गए थे, जिसके बाद वहां युवती का जबरन धर्मांतरण करवाकर तालिब ने युवती से शादी कर ली। बता दें कि तालिब शादीशुदा है और वो 3 बच्चों का पिता भी है। इस मामले में युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी की और अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। तो युवती का जबरन धर्मांतरण कराने का ये पूरा मामला, मुजफ्फरनगर में जबरन धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया है। अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस मामले में युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और युवती को भी बरामद किया जा चुका है। तो 2 युवक शादाब और तालिब मुजफ्फरनगर की इस युवती को बेलाब फुसलाकर पहले वडोदरा ले गए थे और वहां युवती का जबरन धर्मांतरण करवाकर युवती से जबरन शादी कर ली। आपको बता दें कि तालिब शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी है और इस मामले में युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। युवती की बरामदगी की गई है और अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी है, फौरन लौटेंगे।